हेलो दोस्तों, आज हम पर्यावरण अध्ययन में अध्याय चैप्टर 9 लेते हैं और जिसका नाम है ऊर्जा के स्रोत। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ऊर्जा किसे कहते हैं? जीव जंतुओं को जीने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो उन्हें भोजन से मिलती है। इसी तरह वाहनों के चलने के लिए, मशीनों के चलने के लिए, भोजन पकाने के लिए, बल्ब जलाने के लिए, बिजली बनाने के लिए, उद्योगों के लिए, कल कारखानों आदि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के स्रोत वह पदार्थ जिससे हम लंबे समय तक आवश्यक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, ऊर्जा का स्रोत कहलाता है। अगली हेडिंग है ऊर्जा के स्रोत की विशेषताएं। ऊर्जा के स्रोतों की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं? ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए, इनका भंडारण, संवहन और प्रयोग आसान होना चाहिए, ये सस्ते होने चाहिए, इनका ऊष्मीय मान अधिक होना चाहिए, इनसे हानिकारक गैसों की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए। अब हम हेडिंग लेते हैं ऊर्जा के स्रोतों का वर्गीकरण। तो ऊर्जा के स्रोतों को दो आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। पहला है समय, ऊर्जा के स्रोत कितने समय से उपयोग में है। दूसरा है उपयोग, एक बार उपयोग हो जाने के बाद उनका दोबारा उपयोग किया जा सकता है या नहीं। तो समय के आधार पर ऊर्जा के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है परंपरागत स्रोत और दूसरा है गैर परंपरागत स्रोत। तो परंपरागत स्रोत में इनका उपयोग बहुत लंबे समय से हो रहा है, गैर परंपरागत स्रोत में इनका उपयोग कुछ समय से ही हो रहा है। तो परंपरागत स्रोत के उदाहरण हैं कोयला, पेट्रोल, गैस, पवन ऊर्जा, पनबिजली, लकड़ी, उपले आदि। और गैर परंपरागत स्रोत के उदाहरण हैं सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा। अब हम लेते हैं उपयोग के आधार पर ऊर्जा के स्रोत दो प्रकार के हैं। पहला है नवीकरणीय यानी अक्षय और दूसरा है अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय में ये एक बार उपयोग होने के बाद दोबारा भी उपयोग हो सकते हैं। अनवीकरणीय ये एक बार उपयोग होने के बाद दोबारा उपयोग नहीं हो सकते हैं। नवीकरणीय इनके भंडार समाप्त नहीं होंगे, अनवीकरणीय इनके भंडार समाप्त हो जाएंगे। नवीकरणीय इनसे प्रदूषण नहीं होता है और अनवीकरणीय इनसे प्रदूषण होता है। नवीकरणीय के उदाहरण हैं सूर्य, पवन, भूतापीय, ज्वारीय, जल विद्युत और बायोगैस। अनवीकरणीय के उदाहरण हैं लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, परमाणु ऊर्जा और गैस। अब हम नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं ऊर्जा के विभिन्न स्रोत। इसमें हम लेते हैं पहले कोयला। यह बहुत पुराना ऊर्जा का स्रोत है। यह मिट्टी की भूपर्पटी में पाया जाता है। इसका निर्माण वनस्पतियों के दबाने से हुआ है। इसका मुख्य घटक कार्बन होता है। यह चार प्रकार का होता है। पहला पीट, दूसरा लिग्नाइट जिसको भूरा कोयला भी कहते हैं, तीसरा बिटुमिनस जिसको घरेलू कोयला कहते हैं और चौथा है एंथ्रासाइड जिसको सख्त कोयला कहते हैं। पीट सबसे घटिया और एंथ्रासाइड सबसे बढ़िया कोयला होता है। सबसे ज़्यादा उपयोग बिटुमिनस कोयले का होता है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं कोयले के उपयोग। कोयले का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है? इसका उपयोग खाना पकाने के लिए होता है। इसका उपयोग ताप बिजली घरों में होता है। इससे कोक, कोलतार और कोल गैस प्राप्त किया जाता है। भारत में पश्चिम बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के रानीगंज और झारखंड के झरिया, धनबाद और बोकारो प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य हैं। भारत में एंथ्रासाइड कोयला जम्मू और कश्मीर में मिलता है। अब थोड़ी सी विशेष बात देख लेते हैं जो कि बॉक्स के अंदर है। कोयले का प्रकार और कार्बन की मात्रा। जो पीट कोयला है उसमें कार्बन 30% होता है और लिग्नाइट में जो कार्बन होता है 38 से 40% होता है। बिटुमिनस में जो कार्बन होता है 65 से 70% होता है और एंथ्रासाइड में जो कार्बन होता है 94 से 98% होता है। अब हम नेक्स्ट ऊर्जा का स्रोत लेते हैं पेट्रोलियम यानी कच्चा तेल। यह गाढ़े रंग का काला बदबूदार द्रव होता है। यह जमीन के नीचे जीव जंतुओं के दबने से बनता है। इससे कई सारे उत्पाद मिलते हैं जैसे मोम, बिटुमेन, वैसलीन, स्नेहक यानी ग्रीस, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, पेट्रोल और गैस। इसलिए इसको काला या तरल सोना भी कहा जाता है। इससे उत्पाद प्राप्त करने के लिए इसको रिफाइनरी यानी तेल शोधन कारखाना जिसको परिष्करणशाला में भेजा जाता है, जहां प्रभाजी आसवन के द्वारा इससे विभिन्न उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। भारत में प्रमुख परिष्करणशालाएं पानीपत, मथुरा, बरौनी, डिगबोई, बड़ोदरा, भड़ोज, कोच्चि और मंगलुरु में स्थित है।
परिष्करणशाला मीन्स रिफाइनरीज। इसका उपयोग प्लास्टिक, डामर और पेंट बनाने में और ड्राई क्लीनिंग में भी किया जाता है। इससे औषधियाँ भी बनाई जाती हैं। भारत में पेट्रोलियम मुख्यतः असम, गुजरात, मुंबई हाई और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में मिलता है। नेक्स्ट हम ऊर्जा का स्रोत लेते हैं प्राकृतिक गैस। यह तेल कूपों यानी तेल के कुओं से पेट्रोलियम के साथ प्राप्त होती है। कुछ तेल कूपों से तो केवल प्राकृतिक गैस ही निकलती है। इसका मुख्य संघटक मीथेन जो 90% होता है। भारत में मुंबई हाई, जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा और त्रिपुरा में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। अगला हम लेते हैं द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यह दाब पर द्रवित की गई पेट्रोलियम गैस होती है। इसका मुख्य संगठन ब्यूटेन होता है। इसमें ईथेन और प्रोपेन गैसें भी होती हैं। यह रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील होती है। इसका ऊष्मीय मान उच्च होता है। इसके रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें इथाइल मरकैप्टन नामक दुर्गंध युक्त यौगिक मिलाया जाता है। इससे प्रदूषण नहीं होता है। इससे मीथेन का उत्सर्जन नहीं होता है। नेक्स्ट हम ऊर्जा का स्रोत लेते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको हम सीएनजी बोलते हैं। यह प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर दबाने से प्राप्त होती है। इसका मुख्य घटक मीथेन है। यह वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। इससे प्रदूषण नहीं होता है क्योंकि इसके जलने पर धुआं नहीं निकलता है। इसका उपयोग उद्योगों में भी होता है। अब हम थोड़ा सा जीवाश्म ईंधन के बारे में जान लेते हैं कि जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं। वे ईंधन जो पृथ्वी के अंदर पौधों और जानवरों के अवशेषों पर ताप और दाब के प्रभाव से बनते हैं, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। इनको बनने में हजारों साल लग जाते हैं। यह अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। इनका निक्षेप यानी संग्रहण एक दिन खत्म हो सकता है, इसलिए हमें इनका उपयोग उचित रूप से करना चाहिए और व्यर्थ नहीं करना चाहिए। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। नेक्स्ट हम ऊर्जा का स्रोत लेते हैं जल विद्युत यानी पनबिजली ऊर्जा। नदियों के ऊपर बांध बनाकर जल को इकट्ठा किया जाता है। आगे लेते हैं, इसमें इकट्ठे किए गए जल को टरबाइन पर गिराया जाता है। टरबाइन मीन्स एक प्रकार का पंखा होता है जिससे टरबाइन चलता है और बिजली बनती है। जल विद्युत के लाभ, यह सस्ती होती है, इससे प्रदूषण नहीं होता है, यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। बांधों से लाभ, यह बाढ़ को रोकता है, इकट्ठा हुआ जल खेतों की सिंचाई के काम आता है। बांधों से हानि, इससे बड़े पैमाने पर विस्थापन यानी पुनर्वास समस्या उत्पन्न होती है। इससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है, जीव जंतुओं के आवास डूब जाते हैं और यह खर्चीला होता है। अब हम लेते हैं भारत के कुछ प्रमुख जल विद्युत केंद्र। तो कौन कौन से जल विद्युत केंद्र हैं? बांध, पहले कॉलम में बांध और नदी और राज्य के साथ। तो दामोदर घाटी निगम, कई बांध हैं इसमें। ये नदी दामोदर नदी पर है और झारखंड में है। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर है और ये हिमाचल प्रदेश पंजाब में है। रेहंद बांध, यह रेहंद में है उत्तर प्रदेश, यह रेहंद नदी पर है उत्तर प्रदेश में। हीराकुंड जो कि विश्व का सबसे लंबा बांध है, यह महानदी पर है जो कि उड़ीसा में है। नागार्जुन बांध, यह कृष्णा नदी पर है जो कि आंध्र प्रदेश में है। बगलीहार बांध, यह चिनाब नदी पर है जो कि जम्मू और कश्मीर में है। सरदार सरोवर या नर्मदा बांध, यह नर्मदा नदी पर है जो कि मध्य प्रदेश में है। और नेक्स्ट है टिहरी बांध जो कि भागीरथी और भीलंगाना नदी पर है जो कि उत्तराखंड में है। अब हम लेते हैं ऊर्जा का अगला स्रोत सौर ऊर्जा। सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश से हमें सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा को सौर सेलों द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। सौर सेल सिलिकॉन और गैलियम के बने होते हैं। यह उष्णकटिबंधीय देशों के लिए अत्यंत उपयोगी है क्योंकि इन देशों में सौर ऊर्जा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। अगला है सौर ऊर्जा के उपयोग। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? इसका उपयोग खाना बनाने में यानी सौर कुकर द्वारा,
पानी गर्म करने में यानी सौर वाटर यानी हीटर द्वारा, प्रकाश उत्पन्न करने में और बिजली बनाने यानी फोटोवोल्टेइक सेलों द्वारा में किया जाता है। सौर ऊर्जा के लाभ क्या क्या हैं? यह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, यह समाप्य है, यह समाप्य कभी भी समाप्त ना होने वाला, यह प्रदूषण नहीं करता है, यह लगभग पूरे वर्ष मिलता है। अब सौर ऊर्जा से हानियाँ क्या क्या हैं? यह केवल दिन में उपलब्ध होता है, वर्षा और शीत ऋतु में इसकी उपलब्धता कम हो जाती है, यह खर्चीला होता है। भारत में वर्ष 2011 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सोलर मिशन की शुरुआत की गई। सूर्य में नाभिकीय संलयन के कारण ऊर्जा पैदा होती है। सूर्य में मौजूद हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। नेक्स्ट हम लेते हैं ऊर्जा का स्रोत पवन ऊर्जा यानी वायु ऊर्जा। पवन ऊर्जा का उपयोग प्राचीन समय से हो रहा है। प्राचीन समय में पानी के जहाज पवन ऊर्जा का उपयोग करते थे। पवन की गतिज ऊर्जा यानी गति के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं, ही पवन ऊर्जा है। इसे पवन चक्की द्वारा प्राप्त किया जाता है। पवन ऊर्जा के उपयोग क्या क्या हैं? लोगों को एक जगह से दूसरी जगह यानी पानी के जहाज़ों द्वारा ले जाने के लिए इसका उपयोग होता है। विद्युत उत्पादन में इसका उपयोग होता है। भूमिगत जल को ऊपर खींचने में, अनाजों को पीसने में इसका उपयोग होता है। पवन ऊर्जा के लाभ क्या क्या हैं? यह सभी जगह उपलब्ध है, यह नवीकरणीय है, इससे प्रदूषण नहीं होता है। पवन ऊर्जा की हानियाँ, यह महंगा है, पक्षियों के लिए हानिकारक है, दूर संचार के संदेशों में व्यवधान उत्पन्न करता है। जिस क्षेत्र में पवन की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो वहाँ पवन ऊर्जा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। अगला ऊर्जा का स्रोत है भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले गर्म जल के झरनों से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। पृथ्वी की गहराई में तापमान होता है जिससे जल गर्म होकर झरनों के रूप में पृथ्वी की सतह पर आ जाता है। भूतापीय ऊर्जा के उपयोग क्या क्या है? इसका उपयोग खाना बनाने, बिजली बनाने आदि में किया जाता है। भूतापीय ऊर्जा के लाभ क्या हैं? पूरे वर्ष इससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, इससे प्रदूषण नहीं होता है। और भूतापीय ऊर्जा से हानियाँ क्या क्या हैं? इससे इसके संवहन का खर्च ज़्यादा होता है, यह सब जगह उपलब्ध नहीं है। भारत में मणिकर्ण जो कि हिमाचल प्रदेश में है, फूगा घाटी जो कि लद्दाख में है, तातापानी जो कि झारखंड में है और खम्मम जो कि तेलंगाना में है, भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगली हम ऊर्जा का स्रोत लेते हैं ज्वारीय ऊर्जा। यह ऊर्जा समुद्र में आए ज्वार से उत्पन्न होती है, इससे बिजली बनाई जा सकती है। भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी दोनों गुजरात में है और सुंदरबन जो कि पश्चिम बंगाल में है, में ज्वारीय ऊर्जा की संभावनाएं है। ज्वारीय ऊर्जा के लाभ क्या हैं? यह असमाप्य है यानी कभी भी समाप्त न होने वाली, और यह प्रदूषण युक्त है। ज्वारीय ऊर्जा से हानि, इससे समुद्री जीवों को नुकसान पहुंचता है और इसके उत्पादन में कठिनाई आती है। नेक्स्ट लेते हैं हम बायोगैस यानी गोबर गैस। बायोगैस जैविक अवशेषों, गोबर और रसोई के अपशिष्ट पदार्थों के बैक्टीरिया द्वारा अपघटन से प्राप्त होती है। इन पदार्थों का अपघटन अनॉक्सी यानी ऑक्सीजन के बिना होता है। इन पदार्थों के अपघटन से मीथेन 60 से 65%, कार्बन डाइऑक्साइड 25 से 30% और हाइड्रोजन 5 से 10% गैस निकलती है। इसका उपयोग खाना बनाने में और जैव खाद्य प्राप्त करने में होता है। इसका उपयोग ट्यूबवेल चलाने में भी होता है। बायोगैस के लाभ क्या हैं? यह सस्ता है और यह प्रदूषण मुक्त है, यह उपयोग में आसान है और यह सर्वव्यापी है। इससे लकड़ी और जीवाश्म ईंधनों की बचत होती है। बायोगैस से हानि क्या क्या है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें निकलने के कारण हरित गृह प्रभाव होता है। इसके लिए नियमित रखरखाव की ज़रूरत होती है। बड़े शहरों में गोबर की प्रचुर मात्रा नहीं मिलती है, इसलिए वहाँ इसको लगाना उचित नहीं है। नेक्स्ट हम लेते हैं ऊर्जा का स्रोत बायोडीजल। इसे जट्रोफा यानी रतनजोत, करकास और पेंगोमिया पौधों के बीजों से प्राप्त किया जाता है। काकीनाडा
जो कि आंध्र प्रदेश में है, में देश का पहला बायोडीजल संयंत्र लगाया गया है। आगे हम लेते हैं ऊर्जा का स्रोत परमाणु ऊर्जा यानी नाभिकीय ऊर्जा। इसे नाभिकीय रिएक्टरों में यूरेनियम और थोरियम धातुओं के नाभिकीय विखंडन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इससे अत्यधिक मात्रा में बिजली का उत्पादन किया जाता है। यह बहुत खर्चीला है और प्रदूषण पैदा करता है। इससे एक्स किरणें और वाई किरणें जो कि गामा किरणें होती हैं से जैसी अत्यंत हानिकारक किरणें निकलती हैं, जिनसे आनुवंशिक विषमताएं पैदा हो सकती हैं और कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। 1986 में यूक्रेन में, जो कि तत्काल में सोवियत संघ है, चेरनोबिल में नाभिकीय दुर्घटना हुई थी। भारत के प्रमुख परमाणु केंद्र कौन कौन से हैं? तारापुर जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है, नरौरा जो कि बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है, काकरापारा जो कि सूरत गुजरात में है, कैगा जो कि कर्नाटक में है, कलपक्कम जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है, कुडनकुलम जो कि तमिलनाडु में है, रावत भाटा जो कि कोटा राजस्थान में है। हम नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं, ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु के काम करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा के कितने प्रकार हैं? ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु की गति के कारण पैदा हुई ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु की अवस्था या स्थिति के कारण पैदा हुई ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम। ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण होता है। तो ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है? जैसे वस्तु, कोई लाउड स्पीकर है और विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में स्थानांतरण होना, कोयले का जलना, रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में स्थानांतरित होना, बल्ब का जलना, विद्युत ऊर्जा का प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में स्थानांतरित होना, सौर सेल प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में स्थानांतरित होना, एलपीजी का जलना रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में स्थानांतरित होना। अब उस ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल। रॉकेट में प्रयोग होने वाली ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हैं? एक तो है द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन या हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2। तो दोस्तों ये था ऊर्जा के बारे में। अब हम इससे संबंधित अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों को बताइए। ऑप्शन ए सौर ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा, बी कोयला पवन ऊर्जा, सी परमाणु ऊर्जा कोयला, डी पनबिजली लकड़ी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सौर ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा। क्वेश्चन 2, स्नेहक जिसको ग्रीस कहते हैं किससे बनता है? ए कोयला से, बी लकड़ी से, सी कच्चा तेल से, डी गैस से। तो इसका सही आंसर है सी कच्चा तेल से। क्वेश्चन 3, रोहन ने अपनी बहन को ऊर्जा के एक स्रोत में बताया कि यह दाब पर द्रवित की गई पेट्रोलियम गैस होती है। इसका मुख्य संगठन ब्यूटेन होता है। इसमें ईथेन और प्रोपेन गैसें भी होती हैं। इससे प्रदूषण नहीं होता है। बताइए रोहन ऊर्जा के किस स्रोत की बात कर रहा है? ऑप्शन ए एलपीजी, बी सीएनजी, सी प्राकृतिक गैस, डी पेट्रोलियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एलपीजी। क्वेश्चन 4, सौर ऊर्जा के बारे में गलत कथन को बताइए। तो इसके विकल्प हैं। पहला विकल्प है यह केवल दिन में उपलब्ध होता है, दूसरा विकल्प है यह प्रदूषण नहीं करता है, तीसरा विकल्प है यह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है और चौथा विकल्प है यह खर्चीला नहीं है। तो इसके आंसर एक से ज़्यादा ऑप्शन होंगे, इसलिए इसके कूट दे रखे हैं। कूट ए है, ए में पहला दूसरा और तीसरा, कूट बी में केवल चौथा, कूट सी में दूसरा और तीसरा और कूट डी में पहला। तो इसका सही आंसर है कूट बी जिसमें चौथा है। क्वेश्चन 5, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन गलत है। कथन है पहला, सूर्य में नाभिकीय संलयन के कारण ऊर्जा पैदा होती है। दूसरा, सूर्य में मौजूद हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। तो इसके कूट दे रखे हैं। कूट ए में पहला है, कूट बी में दूसरा है, कूट सी में कोई नहीं और कूट डी में दोनों। तो इसका सही आंसर है कूट सी कोई नहीं। क्वेश्चन 6, सही सुमेलित कीजिए। अब हमको यहाँ पर मैच करना है
ए में मणिकर्ण जो कि हिमाचल प्रदेश में है, भूतापीय ऊर्जा। बी कांडला गुजरात में है, इसके सामने दे रखा है ज्वारीय ऊर्जा। सी मुप्पनडल जो कि तमिलनाडु में है, इसके सामने दे रखा है पेट्रोलियम। डी मुंबई हाई यानी मुंबई, इसके सामने दे रखा है पवन ऊर्जा। इसके कूट दे रखे हैं ए बी सी, कौन सा होगा? तो इसमें सही होगा ऑप्शन ए यानी मणिकर्ण, ये जो है एकदम करेक्ट है। यानी मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश भूतापीय ऊर्जा के लिए, कांडला गुजरात ज्वारीय ऊर्जा के लिए, और सी का होगा चौथा मुप्पनडल तमिलनाडु, ये पवन ऊर्जा के लिए, और डी का होगा मुंबई हाई यानी मुंबई का पेट्रोलियम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, जट्रोफा, करकास और पेंगोमिया पौधों के बीजों का उपयोग किसके उत्पादन के लिए होता है? ऑप्शन ए बायोगैस, बी बायोडीजल, सी कच्चा तेल, डी पवन ऊर्जा। सही आंसर है बायोडीजल। क्वेश्चन 8, निम्न में से कौन सा विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में स्थानांतरण है? ऑप्शन ए सौर सेल, बी कोयले का जलना, सी लाउड स्पीकर, डी बल्ब का जलना। इसका सही आंसर है सी लाउड स्पीकर। क्वेश्चन 9, जूल किसका एसआई मात्रक है? ऑप्शन ए कैलोरी, बी ऊर्जा, सी दाब और डी ऊंचाई। इसका सही आंसर है बी ऊर्जा। क्वेश्चन 10, सुरभि को उसके पापा ने जीवाश्म ईंधन के बारे में समझाया कि इनको बनने में हजारों साल लग जाते हैं, इनका निक्षेप एक दिन खत्म हो सकता है, इसलिए हमें इनका उपयोग उचित रूप से करना चाहिए और व्यर्थ नहीं करना चाहिए। बताइए सुरभि के पापा ने किस ईंधन की बात कही है? ऑप्शन पहला है कोयला, दूसरा है पेट्रोलियम, तीसरा है प्राकृतिक गैस। तो इसके आंसर में एक से ज़्यादा विकल्प होंगे, इसलिए इसके कूट दे रखे हैं। कूट ए में दे रखा है केवल पहला, कूट बी में तीनों, कूट सी में पहला और दूसरा, कूट डी में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कूट बी यानी तीनों, कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस, ये जीवाश्म ईंधन है। तो दोस्तों ये चैप्टर था ऊर्जा के स्रोत, जो कि सीटेट एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और LC शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।